नमस्कार। मेरा नाम फराज अहमद है। मैं सीप में सीनियर रिसर्च एसोसिएट के तौर पे कार्यरत हूँ। आज की जो ग्रिड से घर तक की कार्यशाला है, जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, उसका विषय है बिजली उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण। मैं जो लोग नए जुड़े हैं उनसे एक बार पिछली जो कार्यशालाएं हुई है उसका एक ये बताना चाह रहा था। जो पहली हमने कार्यशाला की थी वो थी बिजली अधिकार एवं परिदृश्य के ऊपर। दूसरी थी बिजली निर्धारण प्रक्रिया एवं युक्तिकरण। जो तीसरी कार्यशाला हमने की थी वो बिजली की बिलिंग और मीटरिंग के ऊपर में करी थी। और जो चौथी हमने कार्यशाला की थी वो थी उपभोक्ता संबंधित विनियमन। आज की जो कार्यशाला है हमारी इस श्रृंखला की पांचवी चरण पे हम बात करने वाले हैं। इसमें हमारे जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो श्री पीके गुप्ता जी जेबीवीएनएल से हैं। और दूसरे मुख्य प्रवक्ता जो है हमारे अंशुमन गोठवाल जी हैं, जो हमारे सीप से बिलोंग करते हैं सर। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, इस पे बात करेंगे। उस प्रस्तुति खत्म होने के बाद हम आपके सवाल ले सकते हैं। श्री अंशुमन जी को निमंत्रण करूंगा कि वो आकर के इसका शुरुआत करें। धन्यवाद। धन्यवाद फराज। सभी का एक बार फिर से स्वागत मेरी तरफ से। मेरा नाम अंशुमन है और मेरे साथ ही जयपुर डिस्कॉम से श्री पीके गुप्ता जी भी इस विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। सभी का फिर से एक बार स्वागत। हमारे साथ श्री पीके गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं जयपुर डिस्कॉम से। सर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कमर्शियल हैं जयपुर डिस्कॉम में और काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं इस तरीके के कंज्यूमर इनिशिएटिव्स को लेके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यशाला में आने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, जो कि है राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया एवं विनियम। तो इसमें हम बात करेंगे राजस्थान राज्य बिजली आयोग द्वारा जो कुछ विनियम निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में, साथ ही कुछ प्रमुख जो तरीके जयपुर डिस्कॉम द्वारा दिए गए हैं उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि विनियम तो हैं ही, लेकिन विनियम जहाँ पर उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उनकी अपनी सीमितताएँ होती हैं, उनकी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। वहीं डिस्कॉम द्वारा जो टूल्स या मैकेनिज़्म्स दिए गए हैं, वो कई बार कुछ मुद्दों में ज़्यादा अच्छे तरीके से कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ जैसे हरिप्रसाद योगी जी हैं, सनाध्य जी हैं, राकेश जी हैं, कालूराम जी हैं, ये भी शायद अपने विचार आगे हमें शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से किन तरीकों का उपयोग करके किस तरीके से किया जाए और किन तरीकों का उपयोग किया जाए जिससे कि उपभोक्ता अपनी शिकायत का निवारण किया जा सके। तो जहाँ जैसा कि मैंने कहा बिजली आयोग द्वारा दिए गए विनियम और नियम तो हैं ही, लेकिन उनके अलावा भी उनका पूरी तरीके से उनका फ़ायदा उठाने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिकायत किस तरीके की एक आम उपभोक्ता को हो सकती है। तो उसको हो सकती है शिकायत अपनी खुद की आपूर्ति को लेके, अपनी सप्लाई को लेके, यानी कि उसके पास जो सप्लाई आ रही है वो नहीं आ रही है, लंबे समय समय तक नहीं आ रही है, इर्रेगुलर आ रही है, उसके अंदर किसी तरीके का कोई वोल्टेज वेरिएशन है। इस तरीके की जो उसको सप्लाई मिल रही है, उसको लेके जो इश्यूज़ हैं उन चीज़ों को लेके उसको शिकायत हो सकती है। इसके अलावा इसी सप्लाई से संबंधित जो सेवाएँ डिस्कॉम द्वारा दी जाती हैं, यानी कि नया कनेक्शन लेने की बात हो गई या फिर मीटर बदलने की बात हो गई या मीटर की टेस्टिंग की बात हो गई या बिलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, मीटर रीडिंग में कोई खामी है आपके। तो इन सब सेवाओं में अ जो भी कमियाँ रहेंगी, उसको लेके जो उपभोक्ताओं को शिकायतें हो सकती हैं, उन शिकायतों की बात हम इसमें करते हैं। और तीसरा है जो हम अपने चारों तरफ जो भी सार्वजनिक रूप से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, अगर उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं जिसको लेके हमें लगता है कि हमें शिकायत करना चाहिए। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि बिजली के कुछ तार हैं जो टूट के गिर गए हैं। अब ना वो डायरेक्टली वो मेरे से संबंधित नहीं है, एज़ ए उपभोक्ता, लेकिन
मैं उसकी शिकायत डिस्कॉम को कर सकता हूँ ताकि जान और माल की हानि ना हो। इसी तरीके से किसी ट्रांसफार्मर में ऑयल लीक हो रहा है या किसी ट्रांसफार्मर में आग लग गई है या किसी पोल पे स्पार्किंग ही हो रही है, चिंगारी हो रही है बेसिकली। तो इस तरीके के जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित शिकायतें हैं, वो भी हम कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ें तो प्रमुख शिकायतें किस तरीके की हो सकती हैं? जैसे मैंने कहा कि आपूर्ति बाधित होना यानी कि बिजली की सप्लाई ना आना, अनियमित आपूर्ति होना, वोल्टेज का उतार-चढ़ाव, बिलिंग से संबंधित, मीटर के पठन में कोई आपके त्रुटि है यानी कि मीटर में जो रीडिंग है, वो रीडिंग और बिल की रीडिंग में डिफ़रेंस है, अंतर है, अलग-अलग है दोनों रीडिंग। लोड शेडिंग की जा रही है। अगर किसी उपभोक्ता को नया कनेक्शन लेना है और उसे नए कनेक्शन लेने में किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, उसको अपने कनेक्टेड लोड में जो भार में कोई बढ़ोतरी या कटौती करवानी है, तो उससे संबंधित कोई समस्या है। अब किसी उपभोक्ता का टैरिफ कैटेगरी या नाम में कोई बदलाव है, जैसे कि एक आम उपभोक्ता तो जैसे हम समझते ही हैं डोमेस्टिक है, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न भी होता है जैसे स्कूल्स है कि स्कूल्स को डोमेस्टिक में लिया जाएगा या नॉन डोमेस्टिक में लिया जाएगा, या अगर किसी के घर में किसी तरीके का कोई व्यावसायिक या कमर्शियल कुछ एंटिटी या उपक्रम है, तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। तो हो सकता है कि उसमें श्रेणी में भी एक भ्रांति हो सकती है कि उपभोक्ता की श्रेणी किस प्रकार की है। तो उसमें अगर कोई बदलाव करवाना है एंड टेम्परेरी कनेक्शन से लेके मीटर में कोई खराबी है, खराब है मीटर, जल गया है, धीरे चल रहा है, चोरी हो गया है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि घर के काफ़ी पास से हमारी सर्विस लाइन जा रही है या फिर घर पहले घर नहीं था और बाद में घर बन गया, तो सर्विस लाइन पास आ गई या पोल गेट के सामने आ गया, तो उसका जो ट्रांसफ़र है या स्थानांतरण है, कनेक्शन काटना, रिकनेक्शन, ट्रांसफार्मर में अगर कोई लीकेज दिखाई दे रहा है, तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, आग अगर कहीं आप पे दिख रही है आपको, ये चिंगारियाँ बहुत ही कॉमन है मेरे ख्याल से, काफ़ी जगह हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अ, इसके अलावा बिजली चोरी और बिजली का अनाधिकृत उपयोग, ये एक और 2 चीज़ें हैं जिनकी लेके कंज़्यूमर्स को शिकायत हो सकती है। बिजली के अनाधिकृत उपयोग में आता है कि अगर अ जिस श्रेणी का के अंतर्गत उसको कंज़्यूम करना है, उस श्रेणी से अलग श्रेणी में वो बिजली का उपयोग कर रहा है या फिर जो टैरिफ उसको देना चाहिए, उस टैरिफ से अलावा कोई और टैरिफ दे रहा है या फिर जो कनेक्टेड लोड उसका होना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा उसका कनेक्टेड लोड है। तो ये अनऑथराइज़्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और बिजली चोरी जैसे हम समझते ही हैं बेसिकली मीटर को बायपास करके जिस तरीके से किया जाता है। तो ये इस तरीके की कई तरीके की समस्याएँ हो सकती हैं और कुछ समस्याएँ हैं जिनका समाधान मेरे ख़्याल से काफ़ी ईज़िली डिस्कॉम के चैनल्स के थ्रू हो सकता है। उसमें फिर भी अगर किसी तरीके की कोई कमी रह जाती है तो उसका समाधान जो आयोग द्वारा स्थापित फ़ोरम और लोकपाल हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ और एपेलेट अथॉरिटीज़ भी हैं जो कि बिजली चोरी और अनधिकृत उपयोग जो है बिजली का उसके संबंधित प्रावधानों को डील करती है। तो जैसा कि मैंने कहा शिकायत दर्ज कराने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, जैसे टोल फ्री नंबर है। अब टोल फ्री नंबर अ, सभी मौजूद उपभोक्ता और व्यक्ति अपनी ओपिनियन या अपने विचार इसमें शेयर कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेंट हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर ऐसी है जिस पे आप डायरेक्टली फ़ोन करके काफ़ी ईज़िली बिजली ना होने का या फिर किसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कोई क देख रहे हैं खामी बेसिकली कोई आग लग गई है, चिंगारी हो रही है, तो उसके लिए सबसे सीधा और सही तरीका है इन इन नंबर्स पे सीधे कॉन्टैक्ट करने का क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका समाधान हमें इमीडिएटली चाहिए। अगर मेरे घर में बिजली चाहिए, बिजली नहीं आ रही, तो मुझे चाहिए कि मेरे इमीडिएटली बिजली घर पर आए। ऐसा नहीं कि बिलिंग का इश्यू है तो उसको 1 महीना भी लग जाए तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से व्हाट्सऐप पर, एसएमएस पर काफ़ी तरीके से शिकायत को दर्ज करा जा सकता है। ट्विटर एक जैसे जयपुर डिस्कॉम का ट्विटर हैंडल है, इसी तरीके से अजमेर डिस्कॉम का और जोधपुर डिस्कॉम का भी है। ऑल्दो जयपुर डिस्कॉम का ट्विटर हैंडल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, मतलब परमार जी से हम आगे पूछेंगे इस बारे में कि वो काफ़ी इसका उपयोग करते हैं। फ़ेसबुक के बारे में मुझे भी जानकारी कम है।
इस तरीके से बिजली मित्र ऐप है जिसमें भी कई तरीके के फंक्शंस हैं और बिजली मित्र वेबसाइट भी है और पोस्ट के द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा जयपुर डिस्कॉम की अगर मैं बात करूँ तो इनका जयपुर डिस्कॉम का खुद का एक चैट प्लेटफ़ॉर्म और IVRS प्लेटफ़ॉर्म भी है जिसके द्वारा कि शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ये एक वीडियो है, इसको हम आगे शेयर करेंगे आपके साथ में बेसिकली। ये जयपुर डिस्कॉम द्वारा ही दिया गया एक वीडियो है जिसके अंदर कि बताया गया है किस तरीके से बिजली मित्र और बाकी सभी जितने भी ये टूल्स और मैकेनिज़्म्स हैं इनको यूज़ किया जा सकता है, क्या इसका प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे हमारे जयपुर डिस्कॉम या राजस्थान में जो डिस्कॉम्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है बेसिकली, यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके है, यानी संस्थागत रूप से किस तरीके से उपभोक्ता और ऊपर अधिकारी जुड़े रहते हैं। सर आप प्लीज़ ऐड कीजिएगा जहाँ पे भी आपको लगे आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो बिल है वो एक सब डिवीज़न से क्रिएट होता है। उपखंड हम इसे कहते हैं जनरली, और उपखंड स्तर पर हमारा बिल जनरेट होता है। उपखंड स्तर पर ही डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेशंस होते हैं। उपखंड स्तर पर ही डिफरेंट डिफरेंट फीडर्स होते हैं उन सबस्टेशंस में, और फीडर्स के द्वारा सभी उपभोक्ताओं को बिजली दी जाती है। नाउ एक उपभोक्ता के लिए अपनी शिकायत या अपनी किसी भी मुद्दे को डिस्कॉम तक पहुंचाने का सीधा-सीधा तरीका, सबसे जो क्लोज़ेस्ट तरीका है वो उपखंड ही है। तो उपखंड स्तर पर जैसे कि उपखंड का जो सर्वोच्च अधिकारी एक तरीके से या पूरी तरीके से मैनेज करने वाला व्यक्ति एक असिस्टेंट इंजीनियर AEN होगा, जिसके अंदर काफ़ी सारे जूनियर इंजीनियर्स भी होंगे और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स भी होंगे। और उन्हीं एक रेवेन्यू असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर होगा। जी, जी। तो जहाँ ARO का काम है किस फीडर में कितनी बिजली गई, कितना बिलिंग हुई, कितने लोगों को कितना बिल दिया गया, उसकी कितनी फिर रेवेन्यू रिकवरी हुई एटसेट्रा, ये सब देखना। फिर इसी तरीके से खंड स्तर यानी डिवीज़न एक स्तर होता है जिसका सर्वोच्च अधिकारी होता है एक एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, यानी एक्सियन इसको बोला जाता है आमतौर पर इसको भाषा में, और इनके अंडर अनेकों उपखंड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम फ़ोरम्स की बात करेंगे तो फ़ोरम्स अलग-अलग इन्हीं स्तरों पे बने हुए हैं। कुछ फ़ोरम आपके उपखंड स्तर पर है, फिर उसके ऊपर जो फ़ोरम है वो खंड स्तर पर है, फिर वृत्त या सर्कल स्तर पर है, फिर ज़ोनल या कॉर्पोरेट स्तर पर है। तो उपखंड के बाद में खंड यानी डिवीज़न ऑफ़िस होता है जिसका सर्वोच्च अधिकारी हमारे यहाँ पे राजस्थान में एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर होता है। अ लाज़मी है कि जितने भी एईएन्स हैं, जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, वो जितने भी उपखंड हैं, वो इस खंड अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे भी कई तरीके के जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। फिर खंड अधिकारी के बाद में हमारे यहाँ पे ऑपरेशन का सर्किल हाउस होता है, जिसे वृत्त अधिकारी भी कहा जाता है, जिसका कि सर्वोच्च अधिकारी होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यानी अधीक्षण अभियंता। और अगेन जितने भी खंड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को। तो मोटे तौर पे राजस्थान में जैसे अ, एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एक सर्किल होता है, एक मोटे तौर पे मतलब एक सर्किल पे एक डिस्ट्रिक्ट होता है और उसके अंदर फिर डिविजन्स होते हैं और डिविजन्स के नीचे उपखंड होते हैं। तो ये मोटा-मोटा हमारा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और उनके जो भी अधिकारी हैं जो उसके सारा मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, हर तरीके के कमर्शियल, ऑपरेशनल और व्यवस्था और कार्मिक तरीके के इश्यूज को लेके। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जो उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता पक्षकारी विनियम 2021 की। ये 2021 के नियम है, इसके पहले उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम नियम 2008 के थे, जो कि काफ़ी डिफरेंट थे और अभी काफ़ी नए पहलुओं को इन नियमों में लाया गया है। तो सबसे पहले हम इन विनियमों में बात करते हैं कि क्या-क्या प्रकोष्ठ दिए गए हैं या क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं शिकायत दर्ज कराने को लेके। तो इसमें सबसे पहले तो अ,
ये व्यवस्था है आईजीआर प्रकोष्ठ की या आईजीआर सेल की या इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल की। तो जैसा कि हमने कहा कि डिस्कॉम अपने आप में काफ़ी सारे टूल्स और मैकेनिज़्म्स तो उपलब्ध कराता ही है। जैसे कि हमने कहा टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, ईमेल है, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का डेस्क हमारे हेड ऑफ़िस में भी है। एक बिजली मित्र ऐप है, बिजली मित्र वेबसाइट भी है, एक आईवीआरएस प्लेटफ़ॉर्म भी है, एक चैट प्लेटफ़ॉर्म भी है। उसके अलावा भी इन नियमों में कहा गया है कि एक इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रहेगा सभी डिस्कॉम्स में राजस्थान में, और उन इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल्स का काम है कि वो शिकायत को रिकॉर्ड करें और उनका निवारण करें। और नियमों में एक दिया गया है कि एक समयबद्ध तरीके से बेसिकली किसी भी उपभोक्ता की शिकायत आती है तो उसको एक्नॉलेजमेंट दी जाए। अ शिकायत देने के अनेकों तरीके इसमें दिए गए हैं कि उसको पोस्ट से दिया जा सकता है, ईमेल से दिया सकता है, एक एप्लीकेशन दी जा सकती है, और इसके अलावा अ, उसको निवारण करने के लिए भी एक सीमित नियमावधि समयावधि दी गई है। अब आईजीआर सेल जो हमारे स्थापित किए गए हैं, वो उपमंडल यानी सब डिवीज़न लेवल पे, मंडल यानी डिवीज़न लेवल पे, और सर्कल यानी वृत्त स्तर पर बनाए गए हैं बेसिकली। फिर इसके बाद सीजीआरएफ की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति अ, किसी तरीके से किसी वजह से अगर शिकायत नहीं दे पा रहा या उसकी बात नहीं सुनी जा रही आईजीआर सेल में या किन्हीं भी बाकी टूल्स में, तो वो सीजीआरएफ में जा सकता है। ये उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम है बेसिकली, और ये फोरम बनाए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत। सेक्शन 42 है मेरे विचार में ये, जिसके अंतर्गत ये फोरम बनाए गए हैं। फोरम हमारे जैसे कि हम देख सकते हैं जोनल मुख्यालय पे, जैसा कि हम जानते हैं जयपुर में जोन्स बनाए गए हैं बेसिकली, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक जोन कहा जाता है। तो जैसे जयपुर डिस्कॉम के अंदर 3 जोन हैं, अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत 3 जोन हैं, और जोधपुर डिस्कॉम के अंतर्गत 3 जोन हैं। तो इन 3-3 जोनों पे एक जोनल चीफ इंजीनियर जनरली होते हैं। तो ज़ोनल लेवल पे एक फोरम बनाया गया है, और इसी तरीके से जो कॉर्पोरेट मुख्यालय है, अगर मैं जयपुर डिस्कॉम की बात करूँ तो विद्युत भवन है अपने यहीं पास में, इसी तरीके से अजमेर डिस्कॉम का भी विद्युत भवन ही नाम है, और जोधपुर डिस्कॉम में भी अ, इसी तरीके से कॉर्पोरेट जो ऑफिस है उनका, वहाँ पर एक कॉर्पोरेट फोरम बनाया गया है। तो सीजीआरएफ हमारे ज़ोनल लेवल पर है और कॉर्पोरेट लेवल पर है। और अगर कोई व्यक्ति सीजीआरएफ में अगर सीजीआरएफ ने जो भी डिसीजन दिया है उससे संतुष्ट नहीं है, या फिर दी गई समयावधि में सीजीआरएफ द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है, तो वह विद्युत लोकपाल के पास जा सकता है बेसिकली। तो हम बात करते हैं अब आईजीआर की, यानी हमारा जो आंतरिक शिकायत निवारण सेल यानी इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल के बारे में। तो इसमें दो तरीके के मोटे-मोटे तौर पे कंज्यूमर्स को समस्याएं हो सकती हैं। एक तो मॉनिटरी, या दूसरी नॉन मॉनिटरी या सामान्य तरीके की। नॉन मॉनिटरी यानी कि जिसके अंदर कि आपकी किसी तरीके से बिलिंग या पैसे से संबंधित कोई शिकायत नहीं है। यानी कि आपको लग रहा है कि आपकी सप्लाई में किसी तरीके की कोई त्रुटि थी, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस में कुछ आपकी खामी थी, सेवा में किसी तरीके का कोई दोष था, यानी कि कोई नियमों के अनुसार कोई प्रोसेस था जो कि लेट अस से 7 दिन में होना था, वो 7 दिन में ना होके 15 दिन में किया गया या नहीं किया गया। तो इस तरीके से के सेवा दोष, सेवा में दोष के जो शिकायतें हैं, या प्रदर्शन के मानक पूरा ना होने की शिकायतें हैं, या गुणवत्ता से आपूर्ति की गुणवत्ता से संबंधित जो शिकायतें हैं, ये सभी गैर मौद्रिक यानी नॉन मॉनिटरी होती हैं। और इसके लिए आईजीआर में 2 लेवल्स बनाए गए हैं। एक तो डिवीज़न लेवल यानी खंड लेवल पे, और एक सर्किल लेवल यानी जिला स्तर पे। तो जो एलटी उपभोक्ता हैं, यानी कि जो 11 केवी से नीचे के उपभोक्ता हैं बेसिकली, जो हम लोग हैं 230 किलोवाट या 415 230 वोल्ट या 415 वोल्ट वाले, वो अपनी शिकायतें इस लेवल पे जो आईजीआर बनी है उस पे दे सकते हैं। तो ये आईजीआर में किस डिस्ट्रिक्ट में
किस उपखंड पे कौन सी आईजीआर है, उसके अधिकारी कौन हैं और उन अधिकारियों में कौन सेक्रेटरी है या कौन व्यक्ति उसका चेयरमैन है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप अगर जाएँगे तो जयपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पे आपको मिलेगी और अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर भी मिलेगी और ये हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। इसी तरीके से एचटी या ईएचटी आपूर्ति के उपभोक्ता जो हैं, उनके लिए ज़िला स्तर पे एक इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बनाया गया है और इनको नियमानुसार 30 दिनों के अंदर शिकायत का निवारण करना अनिवार्य है और शिकायत प्राप्त होने की तारीख के 24 घंटे के भीतर उपभोक्ता को शिकायत का एक्नॉलेजमेंट यानी पावती जारी की जाना आवश्यक है इस आईजीआर सेल के लिए। फिर हमारी दूसरी जो तरीके की शिकायतें हैं वो है मॉनिटरी नेचर की, यानी बिजली से के बिलों से संबंधित है। कोई एरियर आपके बिल में आ गया है बेसिकली या कोई वसूल या आपको लगता है आपका बिल ज़्यादा आ गया लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही। तो ये इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बनाए गए हैं मॉनिटरी शिकायतों के लिए उपखंड स्तर पे, खंड स्तर पे और जिला स्तर पे। तो जहाँ उपखंड स्तर पे अगर आपकी शिकायत 20,000 रुपए तक है अ, आप उपखंड स्तर पे जा सकते हैं, 50,000 तक की सीमा पर आप खंड स्तर पे जा सकते हैं और 5 लाख तक पे आप जिला स्तर पे जा सकते हैं। अगेन इसमें भी सेम नियम है कि 30 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण किया जाना आवश्यक है और 24 घंटे के भीतर एक्नॉलेजमेंट दिया जाना चाहिए। तो इसका जैसा कि मैं जो नियम बता रहा हूँ शिकायत निवारण का ये हमारे आयोग द्वारा दिए गए नियामकों में भी एक एप्लीकेशन का प्रारूप है। साथ ही जो डिस्कॉम द्वारा इन नियमों के अनुसार एक सर्कुलर जारी किया गया है, उस सर्कुलर में भी एक फॉर्मेट या प्रारूप दिया गया है कि अगर आपको इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल यानी आंतरिक शिकायत निवारण सेल में शिकायत दर्ज करानी है तो इस फॉर्मेट का उपयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की, यानी कि कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम की। तो एक शिकायतकर्ता इन सब अवस्थाओं में कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम से संपर्क कर सकता है अगर उसकी शिकायत का निवारण नहीं हो रहा। तो या तो आईजीआर सेल या बाकी जो भी टूल्स या मैकेनिज्म्स दिए गए हैं डिस्कॉम द्वारा, वो शिकायत दर्ज करने में विफल रहे। यानी कि जैसे कि हम देखते ही हैं कि चूँकि वैसे तो हम काफ़ी नियमों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सभी लोग ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, तो प्रैक्टिकल जो तरीका है, व्यावहारिक रूप से कई बार मतलब काफ़ी ज़्यादा बार मतलब ये सब नियम फ़ॉलो नहीं होते हैं। आप उपखंड स्तर पे जाएँगे अपनी शिकायत को लेके तो उन्होंने आपकी एप्लीकेशन ले ली। अब आपको एक्नॉलेजमेंट मिली या नहीं मिली, नियम तो कहते हैं 24 घंटे में मिले, लेकिन वो नहीं मिलेगी इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। कितनी बार आप देखेंगे कि ईएन अपना साइन करके स्टैम्प लगा के आपको एक्नॉलेजमेंट आपको वापस मिल रही है। बहुत ही कम ऐसे समय होते हैं जब ऐसा होता है। तो ऐसे इन सभी तरीके के विषयों या मुद्दों या चुनौतियों से निपटने के लिए अगर किसी तरीके से आईजीआर सेल शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहा है, तो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच जाया जा सकता है। और अगर डिस्कॉम शिकायत का समाधान करने में विफल रहता है या फिर उपभोक्ता जो भी शिकायत का निवारण किया गया है, उस निवारण से संतुष्ट नहीं है, तो इन सभी अवस्थाओं में कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम जाया जा सकता है। नाउ कंज्यूमर फोरम्स की मैं बात करूं तो कंज्यूमर फोरम्स में भी ये नियम है कि 30 दिन की अवधि में उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए और अब इसमें कई तरीके की प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आ सकते हैं कि मैंने आज शिकायत दर्ज करी, फिर मैंने केस का हिस्ट्री माँगा या मीटर का स्टेटस माँगा, तो उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे। तो 30 दिन में जहाँ उसे जारी करना ही है, लेकिन किसी भी वजह से ये अवधि 45 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 45 दिन में तो उसको निर्णय देना ही है और अगर वो 45 दिन में निर्णय नहीं दे पाता, तो उपभोक्ता स्वतंत्र है विद्युत लोकपाल के पास जाने के लिए। कुछ और चीज़ें भी हैं जैसे कि फ़ोरम के आदेश में विद्युत लोकपाल का संपर्क यानी उनके नंबर, एड्रेस एटसेट्रा काफ़ी क्लियरली लिखे होने चाहिए
और अगर फोरम के आदेशों की पालना, फोरम में मान लीजिए किसी उपभोक्ता को बिजली की बिलिंग से संबंधित कोई शिकायत थी और फोरम ने आदेश दिया कि इस बिल को ठीक किया जाए और उस आदेश की पालना नहीं होती, तो एक्ट की धारा 142 और 146 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है संबंधित अधिकारी या फोरम संबंधित जो भी जिसको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है डिसीजन के अंतर्गत। तो इसके अलावा ये जो दोनों फोरम्स हैं, इनके व्यापक प्रचार प्रसार का भी प्रावधान नियमों में है कि इसकी वाइड पब्लिसिटी की जाएगी मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। बिजली के बिलों के पीछे भी ये प्रावधान है कि बिलों के पीछे लिखा जाएगा कि आपके उपखंड, अगर आपका उपखंड लेटर से मालवीय नगर है, तो मालवीय नगर में आपके आंतरिक शिकायत निवारण सेल के अधिकारी कौन है, कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम के कौन है, एटसेट्रा। तो ये सब प्रावधान भी इन नियमों का पार्ट है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के दो फोरम्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा, जोनल लेवल फोरम होता है और कॉर्पोरेट लेवल फोरम होता है। जोनल लेवल फोरम आपका जोन पे एक है। तो जोनल लेवल फोरम में 3 सदस्य का प्रावधान है, एक अध्यक्ष का, एक वित्तीय सदस्य का और एक स्वतंत्र सदस्य का। तो जहां अध्यक्ष एवं वित्त सदस्य डिस्कॉम द्वारा उनके कर्मचारी होते हैं, स्वतंत्र सदस्य विद्युत आयोग द्वारा नामित किए जाते हैं। हम आगे कार्यशाला में हमारे पास साथ जैसे कि हरिप्रसाद योगी जी हैं, जो कि खुद जोनल इंडिपेंडेंट मेंबर हैं एक जोनल कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम के। तो हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है या उनकी क्या इंसाइट्स हैं इस प्रोसेस के बारे में। और जो जोनल चीफ इंजीनियर हैं वो इनके इस फोरम के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और सेक्रेटरी जो वित्तीय सदस्य जो होते हैं, फाइनेंस का जो मेंबर फाइनेंस है, वो इनके इसके सेक्रेटरी होंगे। प्रावधान है कि इसका एक अलग कार्यालय होगा और पूर्णकालिक आधार पर फोरम के सदस्य, सचिव एंड कर्मचारी काम करेंगे। इसी तरीके से कॉर्पोरेट लेवल पर भी फोरम का गठन किया गया है। कॉर्पोरेट स्तरीय फोरम में 3 सदस्य की का प्रावधान है, अध्यक्ष, वित्तीय सदस्य और स्वतंत्र सदस्य। अध्यक्ष जहां संबंधित जो डिस्कॉम है उसके प्रबंध निदेशक यानी एमडी होंगे और वित्तीय सदस्य भी डिस्कॉम की ओर से ही होंगे। स्वतंत्र सदस्य फिर से आयोग द्वारा नामित किया जाएगा और वो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश का उनका होने का प्रावधान है, जो कि एडीजे के पद से नीचे नहीं होने चाहिए। और ऐसी कमर्शियल जो है वो मेंबर सेक्रेटरी के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी के का काम इस कॉर्पोरेट लेवल फोरम का पे करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है जोनल लेवल और कॉर्पोरेट लेवल के फोरम्स का, कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम का। तो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम में भी ठीक आईजीआर यानी आंतरिक शिकायत निवारण सेल की तरह ही मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों तरीके की शिकायतें दी जा सकती हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी, नॉन मॉनिटरी में गुणवत्ता से संबंधित हो सकती हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस से हो सकती हैं, सेवाओं में कोई दोष हो सकता है और इसके अंतर्गत तो एलटी और एचटी के जो उपभोक्ता हैं वो जोनल स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जहां एक्स्ट्रा हाई टेंशन वाले सप्लाई के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए कॉर्पोरेट लेवल फोरम रखा गया है। एक बार फिर से 30 दिन में शिकायत का निवारण करना अनिवार्य है कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम के लिए भी और 24 घंटे के अंदर एक्नॉलेजमेंट देने का प्रावधान है। एक बार फिर से एक्नॉलेजमेंट में शिकायत, ये फोकस दिया गया है नियमों में कि प्रारूप में किसी तरीके से कोई खामी होगी, यानी शिकायत दर्ज कराने के जो प्रारूप में किसी तरीके की अगर कोई खामी है तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि इस टेक्निकल खामी की वजह से आपकी शिकायत को हम दर्ज नहीं कर सकते। यानी प्रारूप में अगर कोई कमी है तो उस कमी को संबंधित उपभोक्ता से पूछ के दूर किया जाएगा, लेकिन उसकी शिकायत को दर्ज माना जाएगा। दूसरा, शिकायत दर्ज कराने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसा कि हमने बात की, पोस्ट से की जा सकती है, ईमेल और
ईमेल से किया जा सकती है, टेलीफ़ोन से कराई जा सकती है। तो उन सभी केसेस में 24 घंटे के भीतर उपभोक्ता को एक्नॉलेजमेंट देना आवश्यक है। मेरे ख़्याल से ईमेल में 48 घंटे का प्रावधान है। इसी तरीके से मॉनेटरी प्रकृति की शिकायत की हम बात करें, तो जैसे हमने बात कहा कि धारा 126 और 135 यानी अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अनाधिकृत उपयोग बिजली का और बिजली चोरी को छोड़ के किसी भी तरीके की मॉनेटरी शिकायत है, तो 5 लाख तक की मौद्रिक सीमा की शिकायत ज़ोनल लेवल पे की जा सकती है और 5 लाख से अधिक की शिकायत कॉर्पोरेट लेवल पे की जा सकती है। 30 दिनों में शिकायत का निवारण करना अनिवार्य है और आईजीएस सेल में 24 घंटे के अंदर एक्नॉलेजमेंट दिया जाना चाहिए। इसका एक डिटेल्ड प्रोसेस भी दिया गया है बेसिकली कि जैसे ही फोरम के पास शिकायत आती है तो 3 दिन के अंदर जो डिस्कॉम है उसको फोरम नोटिस इश्यू करेगा कि वो इस शिकायत पे अपना जवाब दे कि ये शिकायत आई है कंज्यूमर की और इस पे आपको क्या कहना है या आपका क्या विचार है या आपका क्या रिस्पॉन्स है इसके ऊपर। और 7 दिन के अंदर फिर डिस्कॉम को वापस ये जवाब देना है फोरम को और उसकी एक कॉपी कंज्यूमर को भी डिस्कॉम को देनी है। और फोरम 5 दिन के नोटिस पे कंज्यूमर या डिस्कॉम की ओर से जो भी अधिकृत व्यक्ति हैं उनको बुला सकता है फॉर डिस्कशन और फॉर हियरिंग। इसके अलावा शिकायतकर्ता की ओर से उनका अधिकृत अ, व्यक्ति या वकील या कोई भी संबंधित व्यक्ति भी उपस्थित हो सकता है इस हियरिंग में। अगेन 30 दिन की अवधि में जहाँ इसका निवारण किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में अगर डिले हो भी जाए तो भी 45 दिन से ज़्यादा की अवधि नहीं लगनी चाहिए इसको रिज़ॉल्यूशन में। और अगर निर्धारित अवधि में अगर इसका निवारण नहीं होता है तो और अगर उपभोक्ता लोग इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है या अभी भी व्यथित है, तो वह लोकपाल के समक्ष 30 दिन में अपील कर सकता है। अब हम विद्युत लोकपाल की बात करें तो जैसा हमने कहा कि विद्युत लोकपाल अपने आप में जैसे कि हम बैंकिंग लोकपाल और कई और क्षेत्र में भी हमारे यहाँ पे ओम्बुड्समैन या लोकपाल हैं जिनके बारे में पता नहीं होता। इसी तरीके से विद्युत लोकपाल भी राजस्थान में है जिनका ऑफिस आरईआरसी में ही पड़ोस में ही हमारा ये विद्युत लोकपाल का ही ऑफिस है बेसिकली। और उनकी जो पावर्स और ड्यूटीज़ की मैं बात करूँ तो उसमें पहला जो बात कही गई है वो यही है कि सुलह और मध्यस्थता से पहले लोकपाल की कोशिश रहेगी किसी भी कार्य का समाधान किसी भी शिकायत का समाधान करना बेसिकली। और अगर इस सुलह या मध्यस्थता से समाधान नहीं होता है तो लोकपाल आदेश पारित कर सकता है इस शिकायत के ऊपर हियरिंग करके जितने भी एविडेंस हैं, जितने भी जवाब डिस्कॉम से लेना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका अध्ययन करके नियमों के अनुसार वो अपना एक डिसीजन या आदेश पारित कर सकता है। इसके अलावा 30 दिनों के अंदर 30 दिनों की निर्धारित अवधि है जिसके अंदर की एक उपभोक्ता जा सकता है लोकपाल के पास। यानी कि मुझे आज की डेट में मैं अज़्यूम करता हूँ कि मुझे या तो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम से डिसीजन नहीं मिला और आज 30 दिन हो गए। 30 दिन की अवधि में कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम को देना है या 45 दिन हो गए किसी वजह से। उस दिन से 30 दिन के अंदर मुझे लोकपाल के पास मैं अपनी शिकायत लेके जा सकता हूँ। और मान लीजिए या फिर कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम का डिसीजन आ गया है आज और लेकिन मैं उससे सैटिस्फाइड नहीं हूँ, उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो उस डेट से 30 दिन के अंदर मैं विद्युत लोकपाल के पास जा सकता हूँ, ये नियम है। लेकिन इस 30 दिन की अवधि को भी मैं के नियम को बाईपास करने की शक्ति भी लोकपाल के पास है कि वो देख सकता है कि कारण और वजह असरटेन कर सकता है कि किस वजह से उपभोक्ता लोकपाल के पास नहीं आया और अगर उस ये शक्ति उसके पास है कि इस 30 दिन के बाद भी वो किसी उपभोक्ता की शिकायत को दर्ज कर सकता है अपने पास में। इसके अलावा शिकायतकर्ता के अनुरोध पर इंटरिम आदेश भी वो दे सकता है। यानी अंतरिम आदेश भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए किसी तरीके की कोई शिकायत है जिसके अंदर की ये कहा गया है कि ये बिल
बिल में हमारे किसी उपभोक्ता के कोई डिस्प्यूट है जो कि कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्यूसल फोरम या ओम्बड्समैन से होता हुआ ओम्बड्समैन यानी लोकपाल के पास आ गया है। नाउ कंज्यूमर को ये डर है कि नियमों के अनुसार उसका कनेक्शन कट सकता है। जहाँ बिल क्योंकि बिल डिस्प्यूटेड है तो वो या लेट अस से कि उसका बिल आता है हमेशा 5,000 और कई बार बहुत ही एक्सेप्शनली ज़्यादा बिल आ जाता है, लेट अस से 50,000 का बिल आ गया और वो उसे पे करने में समर्थ नहीं है। तो वो लोकपाल से एक अंतरिम आदेश कह सकता की माँग कर सकता है कि जब तक मेरा ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक एक आप ऑर्डर दे दीजिए कि मेरा कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। तो इस तरीके का इंटरिम ऑर्डर भी लोकपाल अपने फाइनल आदेश के पहले जारी कर सकता है। इसके अलावा अगर लोकपाल को ये लगता है कि अ, डिस्कॉम की वजह से या किसी भी एक पार्टी की वजह से दूसरी पार्टी को अनुचित हानि हुई है, यानी जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर कनेक्शन की बात करूं और एग्रीकल्चर कनेक्शन के वक्त पे मेरा बिजली का कनेक्शन कट गया किसी भी वजह से और वो डिस्प्यूट मेरा आईजीआर सीजीआरएफ से होता हुआ लोकपाल तक आ जाता है, तो हो सकता है कि ये डिसीजन गलत दिया गया हो, लेकिन उपभोक्ता चूंकि एग्रीकल्चर कंज्यूमर था और उसकी फसल उस वक्त खड़ी थी तो उसको काफी नुकसान हो गया हो। तो इस केस में विद्युत लोकपाल लागत भी लगा सकता है डिस्कॉम पर या किसी भी पार्टी पर। इसके अलावा लोकपाल के आदेशों का अनुपालन ना करना धारा 146 और 142 का उल्लंघन है और इसके अंतर्गत उचित कार्रवाई की जा सकती है। लोकपाल का आदेश मानने को लेकर पार्टियां बाध्यकारी होती है और इसके आदेश को लेके आयोग के समक्ष अपील नहीं की जा सकती। लेकिन अगर लोकपाल के आदेश का अनुपालना नहीं की जाती तो आयोग के समक्ष अपील की जा सकती है। तो ये हियरिंग प्रोसेस है, जैसे कि अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। अगर पर्सनली रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट उसकी दी जाती है। पोस्ट ईमेल कोरियर के माध्यम से 2 दिन में एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी और 45 दिन के भीतर प्रावधान है कि लोकपाल आदेश देगा। अगर किसी तरीके से असंतुष्ट है इस लोकपाल के निर्णय से तो न्यायिक जो विकल्प है वो खुले हैं, यानी कि जुडिशियल कोर्ट्स में जाया जा सकता है और वही लोकपाल के आदेश को 30 दिन के अंदर उसकी अनुपालना की जानी होनी चाहिए और 30 दिन के अंदर अगर उसकी अनुपालना नहीं हो पा रही तो इसके लिए जुडिशियल स्टे लेना अनिवार्य है। तो इसी तरीके से लोकपाल के यहाँ पे भी एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रारूप है ये। तो इस फॉर्मेट में लोकपाल के यहाँ पे एप्लीकेशन दी जा सकती है। अब इसमें 2 और पक्ष हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। एक तो इन सभी जो आईजीआर सेल हैं, कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्यूसल फोरम है और ओम्बड्समैन है, इनकी मॉनिटरिंग यानी इनके ऊपर एक ये किस तरीके से काम कर रहे हैं इसका भी मैकेनिज्म रूल्स में दिया गया है। यानी आईजीआर सेल्स को भी हर क्वार्टर में रिपोर्ट करना है संबंधित सीजीआरएफ को कि उनके पास कितनी शिकायतें आई, कितनों का उन्होंने निवारण किया। इस तरीके से एक रिपोर्ट सीजीआरएफ और ओम्बड्समैन को देनी है। इसी तरीके से सीजीआरएफ को भी रिपोर्ट करना है ओम्बड्समैन को और कमीशन को, और ओम्बड्समैन को रिपोर्ट करना है आरईआरसी को यानी कमीशन को कि उनके यहाँ तक कितनी शिकायतें आई हैं और कितनों का उन्होंने निवारण किया दी गई समयावधि में और कितनों का नहीं दे पाए या कितनों का वो डिसीजन नहीं ले पाए। इसके अलावा इन नियमों में एक उपभोक्ता पक्ष पोषण सेल की भी बात की है, पक्षकारी सेल, सॉरी नॉट पक्ष पोषण, कंज्यूमर एडवोकेसी सेल। तो ये जैसे कि मतलब सर सर जानते हैं कि काफी समय से एक बात कही जाती थी कि एक नॉर्मल कंज्यूमर को बेसिकली आइडिया नहीं होता कि बिजली से संबंधित क्या रेगुलेशंस है, क्या रूल्स हैं, क्या फॉलो होना चाहिए। जैसे हम तो आज बात कर रहे हैं कि मीटर इतने दिन में ठीक होना चाहिए, लेकिन किसी भी गांव में कोई कंज्यूमर है या इनफैक्ट जयपुर में ही शहरी क्षेत्र में ही कोई कंज्यूमर है तो उसको नहीं पता होगा
कि उसके क्या अधिकार हैं, नियमों में क्या लिखा गया है। तो उसको लिए एक उपभोक्ता पक्षकारी सेल के गठन का भी प्रावधान इन नियमों में है, जो कि कंज्यूमर्स को सलाह देगा कि क्या उनके नियम हैं, क्या आयोग के नियम हैं और उन नियमों के अनुसार किस तरीके की क्या कार्यवाही किस समय में किस तरीके से डिस्कॉम द्वारा की जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पहला सेशन जो है वो खत्म समाप्त होता है। अब हम कुछ सवाल जवाब लेना चाहेंगे आपके। क्या कंज्यूमर क्या एडवोकेसी सेल सेल जी सर। ये इसका थोड़ा सा मेरे को भी एक नई जानकारी लग रही है, क्योंकि इसके लिए हमने काफ़ी कोशिश की थी हिरेमत जी के टाइम पे भी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आसाम में और कर्नाटक रेगुलेटरी कमीशन में इस तरह के सेल्स का प्रावधान था। तो उन्होंने कहा कि हमारा अनुभव जो रहा है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर और दूसरे ढंग से कोशिश करेंगे। तो ये आपने जो जिक्र किया है तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या प्रावधान है, कौन से रूल्स में है, कौन से रेगुलेशन में है ये, क्योंकि अगर ये चीज़ है तो फिर तो सब चीज़ संभव है। जी तो सर मोटा मोटा प्रावधान एक्चुअली ये अपना जो पहले सर कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम और ऑम्बड्समैन के रेगुलेशंस अलग अलग थे सर, बेसिकली दो अलग अलग रेगुलेशंस थे। अभी क्या किया सर, एक रेगुलेशन इसको आप देखें तो बनाया दिया गया है। बेसिकली इसका नाम है उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता पक्षकारी विनियम 2021। तो उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल की तो बात हमने की। उपभोक्ता पक्षकारी विनियम में क्या है सर कि एक एडेड बेसिकली बस एक प्रोविजन ऐड किया गया है कि एक कंज्यूमर एडवोकेसी सेल का गठन किया जाएगा, जो कि जिसके सारे एक्सपेंसेस आयोग उठाएगा और उसके अंदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, नागरिक संगठनों के लोग जो हैं और उनकी मदद ली जाएगी और आयोग की ओर से आयोग के भी व्यक्ति उसमें अपॉइंट किए जाएंगे। और उसकी जो मेन ड्यूटी या फंक्शंस होंगे वो होंगे कि आयोग के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं और आयोग से के जो भी विनियम नियम हैं उनका सरलीकरण एक आम उपभोक्ता के लिए। यानी कि अगर टैरिफ पिटीशन है तो टैरिफ पिटीशन के अंदर किस तरीके से क्या क्लॉजेस के अंदर एक्ट के वो पिटीशन फाइल की जा रही है, कंज्यूमर किस तरीके से उसमें रिप्लाई कर सकता है, किन मोड मीडियम्स के साथ कर सकता है। इसी तरीके से सर ये तो सर भाग हमारी आयोग स्तर पे भागीदारी की बात हो गई, लेकिन डायरेक्टली जो कंज्यूमर से रिलेटेड मुद्दे हैं, जैसे अगर किसी को लगता है कि उसका मीटर खराब है तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी क्या राइट्स हैं उस केस के अंदर, क्या वो उस मीटर को टेस्टिंग के लिए भेज सकता है, अगर टेस्टिंग के लिए भेजेगा तो फिर इस दौरान पे उसका क्या कौन सा मीटर आएगा। तो ये सब जो जानकारियां हैं ये देने का काम इस उपभोक्ता पक्षकारी सेल का है। अब सर सर ये इसी रेगुलेशन में प्रोविजन है, जैसे ओम्बड्समैन का प्रोविजन है इसी रेगुलेशन में, वैसे ही कंज्यूमर एडवोकेसी सेल का भी प्रोविजन है इसी रेगुलेशन में। जी सर, ये एक ही रेगुलेशन है सर, ये एक रेगुलेशन है, सीजीआरएफ, ओम्बड्समैन एंड कंज्यूमर एडवोकेसी सेल रेगुलेशन 2021। जी जी सर, उसी में इसका प्रावधान है। और सर जहाँ तक मैं जानता हूँ मतलब ये हाँ सर, मैं इसी चीज पे आ रहा था सर, मेरी जानकारी में सर ये नहीं हो रहा सर बेसिकली, लेकिन अब इंटरनली कुछ ऑर्डर निकल के बॉडी या सेल बन गया हो तो सर वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसका कोई वाइड पब्लिसिटी या ऐसा कुछ तो मैंने नहीं देखा, मेरे विचार में नहीं है। लेकिन सर आइडिया वही है जो मेरे ख्याल से आपका न्याय मित्र का आइडिया था कि एक कंज्यूमर को पता तो लगे कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करके कैसे बताया जा सकता है। तो न्याय मित्र तो एक अलग रेफरेंस लाया था जी, और आपका जो एक्ट में जो 94 या क्या सेक्शन है उसमें भी प्रावधान है कि आपको कंज्यूमर की मदद के लिए भी रेगुलेटरी कमीशन जी लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जी तो ये उसी का प्रोग्रेस लगता है मेरे ख्याल से, उसी दिशा में। जी सर, तो जैसे आपने कहा कर्नाटका में अपने वाई जी मुरलीधरन जी थे, उनके पास
हाँ मेरी पोजीशन बात थी, हुई। मैं भूल गया एक्चुअली हाँ उसका, मुरलीधर, कंज्यूमर एडवोकेट या कुछ ऐसा पोजीशन कंज्यूमर थी सर एडवोकेसी उनकी। सेल थी, हिरेमत जी वहीं से आए थे। जी वो इसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थे, फिर वहाँ के मेंबर भी बने थे रेगुलेटरी कमीशन के, यहाँ चेयरमैन रहे थे। जी मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ था। जी और फिर उस संदर्भ में उन्होंने अपने टैरिफ ऑर्डर्स में लिखा था कि 50-50 लाख रुपए कंज्यूमर एजुकेशन एडवोकेसी के लिए हर डिस्कॉम जो है अलाउड है, और भी पैसा चाहिएगा तो मिल जाएगा। अभी रिसेंटली जो 31 मार्च का जो ऑर्डर हुआ है प्रेजेंट टैरिफ ऑर्डर पे, तो उसमें भी अभी जो प्रेजेंट कमीशन है उसने तो एक बहुत बड़ा स्कोप दे दिया है कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान जो उसका 1% आपको इस मद में खर्च करना चाहिए, जी और भी कम पड़ता है तो दे विल अलाउ। जी। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज आपने हमको दी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर इसमें अब जैसे मतलब मेरे ख्याल से हरि प्रसाद जी ज़्यादा ज़्यादा बताएंगे कि ये तो सिर्फ कंज्यूमर एडवोकेसी सेल है जिसके नियम हैं, क्रियान्वयन में कहीं कुछ इश्यूज हैं, तो उसी तरीके से सीजीआरएफ के जो संबंधित नहीं, अगर नियमों हैं उनमें रेगुलेशन है भी तो, क्रियान्वयन में इश्यूज तो हैं ही सर। नहीं रेगुलेशन है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं उसको ऑपरेट कराने में। जी ये जी आधार है आपके पास में, पर तो उसको आप तो ये है कि हम लोगों का ही वो रोल है जी कि हम उसको कितना फॉलो अप करते हैं एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कराने के लिए। जी तो इसमें रेगुलेटरी कमीशन या डिस्कॉम तो दोषी नहीं है, जी। उन्होंने तो सारी चीज आपको दे दी, अब आप यूज करना चाहो तो करिएगा। सर इसमें मतलब गठन की जिम्मेदारी वैसे तो आयोग की ही है, लेकिन हम डिस्कशन में और चीजें भी ले सकते हैं सर, मतलब अगर कोई और प्रश्न है किसी किन्हीं के तो मतलब सर लेना चाहेंगे। ऑनलाइन एक सवाल आया है। सीके वर्मा जी ने एक सवाल पूछा है कि जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे डे और नाइट में कितने स्टाफ रखे जाते हैं नाश्ता बोल रहे हैं। और इसका क्या नियम है, ये किसके द्वारा चलाया जाता है और इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है। जी सर ऑन है। ये जो कंप्लेंट सेंटर है बेसिकली जयपुर डिस्कॉम का आईटी विंग है, वो इसकी मॉनिटरिंग करता है। और जो स्टाफ है वो बेसिकली सीजन के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे समर सीजन में या रेनी सीजन में कंप्लेंट ज़्यादा आती है तो अपन स्टाफ बढ़ा देते हैं, विंटर सीजन में ग्रीवेंस कम रहती हैं तो स्टाफ थोड़ा कम कर देते हैं। तो वो डिपेंडिंग अपॉन सीजन स्टाफ को अपन कम ज़्यादा करते रहते हैं। और वो मॉनिटरिंग जो हमारी आईटी विंग है वो इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। हाँ अभी नए कनेक्शनों पर जिसने अभी करंट में उसने कनेक्शन लिया है, हाँ तो उसके आप वो फुल सरचार्ज किस आधार पर लगाओगे? पहले नियम था पांडे कि जी लास्ट ईयर के आधार पर आप लगाओगे। नहीं, लास्ट ईयर के आधार पे नहीं होता, अब तो एक बेस फ्यूल से चार्ज ले रहे हैं अपन। अभी कमीशन ने जो 31/3/23 का जो टैरिफ ऑर्डर था उसमें ये कहा कि भाई बाद में अपन फ्यूल चार्ज की गणना करते हैं, एक साल बाद 6 महीने बाद। तो आपको पता पड़ा किराएदार रहता था, किराएदार खाली कर गया और वो मकान मालिक पे लाइबिलिटी आ गई। तो कमीशन ने कहा कि आप एवरेज आधार पे एक बेस फ्यूल चार्ज ले लो, और बाद में जब वो उस क्वार्टर का फ्यूल चार्ज क्वार्टरली बेसिस पे लगता है फ्यूल चार्ज, जो जब उस क्वार्टर का फ्यूल चार्ज फाइनल हो तो आप उसको एडजस्ट कर दो। तो अभी जो बेस फ्यूल चार्ज की रेट है वो 52 पैसे यूनिट है। तो अपन जो भी कनेक्शन नया होता है उससे भी अपन 52 पैसे यूनिट के हिसाब से उसने जो कंज्यूम किया उस पर फ्यूल चार्ज लेते हैं। ये एडजस्टेबल है, सब्जेक्ट टू जब क्वार्टर की कैलकुलेशन फाइनल होगी उसकी 3 महीने या 6 महीने बाद, तब मान लो 40 पैसे आया अपना फ्यूल चार्ज और अपन ने 52 पैसे निकल दिया तो 12 पैसे हम आपके बिलों में एडजस्ट कर देंगे। और या मान लो 52 पैसे की जगह 62 पैसे आया तो 10 पैसे जो डिफरेंस की रिकवरी वो और कर लेंगे, तो उपभोक्ता पे एक साथ बर्डन नहीं आएगा। बेस फ्यूल चार्ज लेने से क्या है कि वो कंटिन्यूस उपभोक्ता वो नहीं तो अभी डिस्प्यूट क्या होता है, ये साहब साल भर बाद लग के आया फ्यूल चार्ज, वो कहता है कि साहब मेरा तो पहले साल भर पहले किराएदार रहता था और किराएदार तो खाली करिए, अब मैं किससे वसूलूं फ्यूल चार्ज। तो इसलिए कमीशन ने बेस फ्यूल चार्ज का कॉन्सेप्ट लागू किया है, इससे काफी सुविधा हो गई। तो इस सत्र में हम जो हमारे साथी उपभोक्ता शिकायतों को लेके काम करते हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरीके की शिकायतों को किस तरीके के
टूल्स या मैकेनिज़्म्स के द्वारा सबसे अच्छे तरीके से सुलझाया जा सकता है। इन सभी मैकेनिज़्म्स या जो भी तौर तरीके हैं, फ़ोरम्स हैं, इनके साथ उनका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है? किस तरीके से एविडेंस या जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको करना चाहिए, या फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं किसी भी शिकायत निवारण तंत्र के उपयोग के लिए। तो इसमें मैं सबसे पहले हरिप्रसाद योगी जी से आग्रह करूँगा कि वो अपने विचार एक बार शेयर कर सकते हैं। तो सर को प्लीज़ माइक दे सकते हैं? जी, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर ज़्यादा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि एक थोड़ा-सा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सर सर परिचय भी आप दे सकते हैं। हाँ, सर मैं हरिप्रसाद योगी हूँ और सवाई माधोपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। सीजीआरएफ अजमेर से मुझे बतौर इंडिपेंडेंट मेंबर आयोग की ओर से नॉमिनी किया गया था। वो वर्तमान में नहीं हूँ, एक्स आप कह सकते हैं। पर चूँकि जब से पावर रिफॉर्म शुरू हुआ राजस्थान में, मैं गुप्ता जी का भी आशीर्वाद चाहूँगा, सनट जी का भी चाहूँगा। लगभग जब से पावर रिफॉर्म शुरू हुआ, मैं जब से कट्स के साथ में बतौर एक्टिविस्ट काम करता आया हूँ और कुछ अनुभव थे, चूँकि मैं ग्रामीण एरिया को बिलॉन्ग करता हूँ, इसलिए मुझे लगा और मैंने अंशुमान जी से निवेदन भी किया कि मैं कुछ चीज़ें आपको बता पाऊँ। ज़्यादातर जो ग्रीवेंसेस जो सेल हैं, पहले सेटलमेंट के नाम से थे, आज भी सेटलमेंट के नाम से बहुत दिनों से हम लोगों की डिमांड रही थी आरईआरसी के सामने कि जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर जो है डिस्कॉम वगैरह, इनके अगेंस्ट में या इनसे रिलेटेड अगर कोई इश्यू कंज्यूमर के सामने आता है और ग्रामीण लेवल पे, वो ब्लॉक लेवल पे या एक्शन या एइन के सामने जब जाता है, तो वहाँ पर सेटलमेंट के नाम से उसको एक कमेटी हुआ करती थी, वहाँ पर उसकी शिकायतों को लिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी जो त्रासदी थी वो ये थी, वहाँ पर उसको सुनने के लिए वही लोग थे जो कि जिनके अगेंस्ट में वो शिकायत लेके आ रहा था। एक्शन है या रेवेन्यू के हैं, जो भी है। तो बड़ी दिनों से हम लोगों की डिमांड थी कि आप वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट मेंबर किसी को भी जो पब्लिक से हो उसे आप बिठाएं। तो उसको लेकर के ये रेगुलेशंस आए 2021 में, और इसको लेकर के पहली बार जोनल स्तर पर ये जो नीचे तो जो सेटलमेंट थे वो सारे के सारे डिलीट कर दिए। यूँ मान के चलें, सेटलमेंट कमेटियों को एक तरह से हटा दिया गया और उसकी जगह आईजीआरएफ आ गया, आंतरिक जो है। और जोनल लेवल पे सीजीआरएफ जो बताया था, जिसका मैं मेंबर भी हूँ, तो वहीं के मैं कुछ अनुभव आपको देना चाहूँगा एज ए बतौर इंडिपेंडेंट मेंबर, किस तरह की शिकायतें आती है और हम लोग क्या कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर। तो ज़्यादातर जो शिकायतें हमारे पास वो आती थी मीटरिंग की थी। एक्चुअली मीटर में कुछ रीडिंग है, लाइनमैन जो बिल वहाँ से जो जारी कर रहे हैं लाइनमैन के थ्रू, तो बिल के अंदर कुछ अलग रीडिंग है। ये इस तरह की कॉमन शिकायत थी। दूसरी जो आती थी वो आती थी हमारे पास में डोमेस्टिक और कॉमर्शियल को लेकर के। मेरा घर है, मकान है मेरा, और वहाँ पर मेरे नीचे कोई परचूनी की दुकान लगाई मेरे भाई ने मेरे ही मकान के अंदर, तो वहाँ उसको भेज दिया कॉमर्शियल का पूरा मकान का, तो साहब आपको तो कॉमर्शियल चार्ज देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपके परिसर में नीचे कोई छोटी सी दुकान आपके छोटे भाई ने जो बेरोजगार था या जिसने भी लगा ली, तो उसको लेकर के आती थी, कॉमर्शियल का उसके 126 का भेज दिया। इस तरह की शिकायतें आती थी। दूसरी आती थी एसओपी को लेकर के, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस जो बने हुए हैं, उसमें किसी का टीवी जल गया, ज़्यादा लाइट आ गई, कोई कैजुअलिटी होगी जैसा भी उन्होंने बताया, तो इसके लिए पूरे एसओपी बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो उसको लेकर के भी बहुत शिकायत आती थी, क्योंकि वो जेईएन या आईएन रिपोर्ट करते नहीं थे, और जिसका भी अगर पूरे मोहल्ले का भी अगर कई बार पूरे उपकरण जल गए, फ्रिज जल गए, टीवी जल गए, ज़्यादा लाइट आने से, ज़्यादा पावर आने से, लेकिन देते किसी को नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ थी। तो इसको लेकर के भी लोग काफ़ी आते थे। अब चूंकि उनकी रिपोर्ट वो देते नहीं थे, टेक्निकल रिपोर्ट, और उसके बगैर बिना टेक्निकल रिपोर्ट के वो उनको कंपनसेशन कभी मिलता ही नहीं था। और आज तक भी, जहाँ तक हम लोगों ने आरटीआई भी लगाई है, और हमें काफ़ी आरईआरसी के समक्ष में हमने लगाया कि अब तक तीनों डिस्कॉम ने एसओपी के तहत कितने लोगों को कंपनसेशन अवार्ड किया है, अपने उपकरण जलने के ऊपर या कोई कैजुअलिटी होने पर, ज़्यादा पावर आने पर वगैरह वगैरह। तो ये भी नथिंग था, किसी को भी दिया नहीं। चौथा जो ज़्यादातर शिकायतें जो आती थी वो थी मीटर आपका जल गया या मीटर खराब हो गया, मीटर स्टॉप हो गया। तो आरईआरसी के जो नॉर्म्स हैं वो तो ये कहते हैं कि आपको 2 महीने के अंदर सुओ मोटो खुद चेंज करेगा सेवा प्रोवाइडर, जो डिस्कॉम है वो खुद चेंज करेगा। लेकिन हो उल्टा रहा है प्रैक्टिकल में। अभी हो क्या रहा है कि आपका 6 महीने से मीटर जला हुआ है और आप ही जाओगे, आप ही वहाँ लिख के दोगे, वो मीटर की कॉस्ट भी आपसे लेंगे। वो अलग बात है कि मीटर के ऊपर 5 साल की गारंटी लिखी हुई है, मैन्युफैक्चर जो भी चाहिए, वो जीनियस वाले हैं जो भी इलेक्ट्रिक बाउंड में काफ़ी फेमस हुए थे, लेकिन वो लोग बदलते नहीं है। उनका 5 साल की गारंटी है, वहाँ जाते नहीं है। और बल्कि उसमें ये भी नॉर्म्स है कि 2 महीने से ज़्यादा अगर आपका मीटर नहीं बदला गया तो फिर आपको 5% रिबेट भी देंगे कंज्यूमर को।
नॉर्म्स दिए हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। 5% रिबेट तो बहुत दूर की बात है, वो मीटर नहीं बदल रहे सालों तक और उसी पर एवरेज लगा कर पैसे भेज रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा शिकायतें आजकल आ रही हैं कि मीटर बंद पड़े। तो ये भी अब ऐसे में आपको क्या करना है? तो वो ये कहते हैं कंज्यूमर हमारे पास आता, कई बार हम लोगों के सामने कोर्ट में भी इस तरह के आते हैं कि साहब कंज्यूमर तो हमारे पास आया ही नहीं, उसका मीटर खराब है। जबकि इसमें ये होता है कि हर महीने बिल लेने के लिए, चूंकि स्पोर्ट बिलिंग का सिस्टम है, तो स्पोर्ट बिलिंग का जब सिस्टम है तो हर महीने नेचुरली वो जाता है लाइनमैन या जो भी मीटर रीडर है वो जाता है, और उसके पास में एक बाइंडर होता है हाथ में, जब मार्क नीचे लिखेगा वो कि ये स्टॉप है मीटर या ब्रंट है, जो भी है तो मार्क कर दे, यानी कि उनकी नॉलेज में पहले ही महीने आ जाता है। फिर भी आयोग ने कहा कि आप 2 महीने में, चलो 1 महीने में अगर नहीं आया आपके सामने तो दूसरे महीने आ गया, तो 2 महीने में आपके सामने आ चुका कि जब आप वहाँ से बिलिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट बिलिंग है, आप बिलिंग कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है मीटर जला हुआ है या मीटर स्टॉप है, तो उसके बाद में आप लोग उनसे एवरेज का चार्ज नहीं ले सकते। लेकिन हजारों उपभोक्ता हैं और आज के समय में लगभग IGRF और CGRF से ज़्यादा जो शिकायतें हैं वो कंज्यूमर कोर्टों में है, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है कि उनको कंपनसेशन भी अवार्ड होता है। यहाँ CGRF में मैं भी खुद मेंबर रहा हूँ, कंपनसेशन का कोई प्रोविजन नहीं था, उसके ग्रीवेंसेस को तो हम लोग डिस्पोजल कर सकते थे, लेकिन एक्स्ट्रा कंपनसेशन जिसने नेग्लिजेंसी की है या डिफिशियंसी की है, हमको मालूम है, प्रूफ भी हो रहा है कि बहुत सारा सब कुछ लंबा इसमें नेग्लिजेंसी रही है, लेकिन CGRF को इसमें कोई पावर था ही नहीं कि वो कुछ अवार्ड कर सके उसके अगेंस्ट में। वो इंटरनल कार्रवाई का एक अलग प्रोविजन था। तो ये 4-5 चीज़ें आती है। एक जो ज़्यादा आ रही है वो ऑडिट की, ऑडिट को लेकर के भी मैं चाहूँगा गुप्ता जी इसके ऊपर बाद में डालेंगे। ऑडिट के भी बहुत सारे बिलिंग के मामले जो है लोग कोर्टों में पहुँच रहे हैं। तो ये 4-5 चीज़ें जिनको अगर थोड़ा भी अगर डिस्पोजल किए कर दें, जैसे अभी सनाडा जी सर बता रहे थे कि चौपाल लग जाए, कागजों में लगती है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं लगती, आप लोग सब ग्रामीण से हैं, तो ऑडिट का भी यही मामला है। ऑडिट में आज के 2012-13 का अचानक से मेरे ऊपर निकाल दिया कि 12-13-14 में आपकी मीटर धीमा था या रीडिंग ली नहीं थी, और 23-24 में 10 साल बाद में उसको निकाल करके आ रहा है, जबकि कंटिन्यू बिल जमा करा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बिल के अंदर आ गया 75,000 रुपये। वो पूछ रहा, चक्कर लगा रहा, भी 75,000 रुपये क्यों आ गए, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो क्यों आ गए, तो बोले सी तो ऑडिट का पैसा। ऑडिट के लिए मैं स्टेट कमीशन कंज्यूमर वाले में भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिए कि ऑडिट का पैसा ले सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो 56 है वो कहता है कि 2 साल बाद आप कोई भी ड्यूज ले ही नहीं सकते। फिर भी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी डिस्कॉम वगैरह को। अजमेर का एक मामला गया था कि आप ले सकते हैं, लेकिन वहाँ ये एक मार्क लगा दिया कि आपको ये तो बताना पड़ेगा कंज्यूमर को वो मीटर जो धीमा चला था, कब चला था, कितने पीरियड चला था, या कौन सा पैसा, आपको ये पूरी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। देन आफ्टर आप ऑडिट का पैसा ले सकते हो, लेकिन सीधा सीधा आप ये कह के नहीं ले सकते कि आपका 2012-13 का पैसा था और आज दे दो, या 14-15 का था या 16-17 का था, तो सीधे लेने पर तो रोक लगा दी। तो ये बताना पड़ेगा। तो इन 4-5 चीज़ें जो इस तरह की आती है, इनके लिए आप लोग बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो आपका मैं समझता हूँ IGRF है, और आप लोग ऊपर सब्जेक्ट में ही IGRF लिख करके ले जाए। वहाँ अभी भी क्या हो रहा है निचले स्तर पे, अभी भी मैं कल भी मैंने देखा, सिर्फ मार्च का महीना है, बहुत सारी शिकायतें आ रही है, लोगों की बिल ज़्यादा है या किसी का बकाया जोड़ के भेज दिया, उसके मकान का पिछला बकाया उसके ससुर जी के नाम से था, अब उसके बेटे के नाम या बहू के नाम भेज रहे हैं, या इस तरह बहुत सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन अभी भी वो लोग सेटलमेंट को यूज कर रहे हैं। सेटलमेंट में जाओ, 50% पैसा जमा कराओ, और कंज्यूमर चूंकि मोनोपोली मान के चलें, इसके जो भी कहें, एक तरफा है सर्विसेज, तो वो 50% पैसा जमा कराएगी, चाहे उसके पास में है या नहीं है, क्योंकि लाइट के अलावा कोई उसके पास अल्टरनेट है नहीं इलेक्ट्रिसिटी के अलावा। तो ऐसे में उसके सामने ये दिक्कत आती है। तो इस आप लोगों का मेरा ये कहना है, आपकी जो भी शिकायतें हैं बिल मीटर से संबंधित है, तो आपका ये राइट्स बनता है कि 2 महीने से अंदर अंदर वो मीटर चेंज करेंगे, आप लोग जान लें, और आप लिख के दें। IGRF का आप उल्लेख करें आपकी शिकायत, जब भी आपको शिकायत दें तो IGRF का उसमें डालें कि मैं जो शिकायत दे रहा हूँ आंतरिक ग्रीवेंस में दे रहा हूँ। तो और साथ ही SOP का जो है उसके लिए भी आप लोग तत्काल, चाहे आप जैसे ही नहीं होता, अपनी गाड़ी कोई खो गई, मोटरसाइकिल बाइक खो गई, तो हम लोग 100 नंबर पे फ़ोन लगाते हैं। इसी तरह का आप जब भी अगर आपके मोहल्ले में ज़्यादा लाइट आने से या कुछ भी है, तो आप लोग यहाँ, ये आपके पास में प्रूफ रहेगा, आपके जो भी व्हाट्सएप नंबर बताए थे, आपको जो बिजली हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ आप जरूर कॉल करें, क्यों आगे चल के प्रॉब्लम ये आती है कि आपने तो हमको कॉल ही नहीं किया, आपके तो 8 दिन पहले जले थे, अब हम कैसे उसकी जांच करें। तो ये भी आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा। तो शायद मुझे लगता है, थैंक यू। धन्यवाद हरिप्रसाद जी। आपने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात की कि हमारे अभी के नियमों में कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम और
ओम्बड्समैन के यहाँ पे कंपनसेशन का प्रोविज़न नहीं है। वैसे आप ओम्बड्समैन के पुराने शुरुआती दौर के जब ऑर्डर आप देखेंगे तो वहाँ पे फिर भी कंपनसेशन दिया जाता था 2010 से 2013, 14, 15 तक, लेकिन उसके बाद में धीरे-धीरे कंपनसेशन नहीं दिया जाने लगा और इंक्रीजिंगली ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे जो बड़े हो जाते हैं फिर कंज्यूमर कोर्ट तक पहुँचते हैं। तो धन्यवाद सर अपने अनुभव शेयर करने के लिए। अब मैं राकेश परमार जी से आग्रह करूँगा कि वो अपनी बात कहें। सर। मैं राकेश कुमार परमार सामाजिक विकास फाउंडेशन धौलपुर से हूँ और एक कंज्यूमर कार्यकर्ता हूँ, उपभोक्ता कार्यकर्ता हूँ। तो इसलिए मेरे साथ भी या मेरे पास भी बिजली से संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं तो मैं उसमें अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिजली सेवा में संस्थागत और नियामक तंत्र के साथ अनुभव। तो जो मेरा अनुभव है, मैंने बिजली विभाग के जो डिस्कॉम है उसके विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग में भी परिवाद पेश किए हैं। विद्युत लोकपाल तक भी मेरा मामला आया है। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिकायतों का समाधान कराने का प्रयास करता हूं। तो मैं इस मुद्दे पर अपनी समझ ये है मेरी कि उपभोक्ता की शिकायत का त्वरित समाधान कम समय में होना चाहिए। अगर किसी का ट्रांसफार्मर जल गया है, किसी का मीटर खराब है, तो पहली प्राथमिकता ये है कि उसकी शिकायत का समाधान कैसे हो। हम उपभोक्ता आयोग में जाएं या CGRF के माध्यम से जाएं तो वहाँ पर समय ज़्यादा लगता है और वह शिकायत पेंडिंग रहेगी तो उसको विद्युत की आपूर्ति बहाल नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो ट्विटर है, ईमेल आईडी है या इनका व्हाट्सएप है नंबर, उस पर हम अपनी शिकायतें दर्ज कराएं और मैं अपनी शिकायतों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि वहां पर शिकायतों का समाधान हो जाता है। मेरे पास जब से मैं सीप से जुड़ा हुआ हूं, इनका केंद्र चला था, उसके बाद से लगभग 5-6 शिकायतें हर महीने आती हैं। दिक्कत यही है कि कंज्यूमर स्वयं सक्षम नहीं बन रहा, वो अपनी शिकायतें का समाधान खुद नहीं कर रहा। अभी भी मेरे पास ही फ़ोन आते हैं, मैं उनके दस्तावेज मंगाता हूं और उनकी शिकायतें ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर भेजता हूं। तो फिर मेरा ये दायित्व बन जाता है कि मैं उस शिकायत का समाधान करके ही पीछे हटता हूं और समाधान होता भी है। इसके अलावा हमारी सभी लोगों की आदत है कि हम नज़रअंदाज कर जाते हैं समस्याओं को। लेकिन मैं सड़क चलते हुए देखता हूँ कोई पोल टूटा है तो उसका फ़ोटो खींच लिया और उस पर ट्विटर पर डाल दिया। बदलवाए भी हैं मैंने। रोड क्रॉस कर रहे हैं तो मैंने देखा कि रोड क्रॉस में तार है और उस पर एक लकड़ी फंसी है इस तरह से, मैंने उसका फ़ोटो खींचा, उसको भी मैंने हटवाया। वो आगे दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है। तो इस तरह की शिकायतों को हम एक नागरिक के रूप में भी जो उचित स्तर है वहाँ तक ले जाएं और उसका समाधान कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। हम लोग बिजली के मुद्दे पर बिल्कुल अनभिज्ञ हैं या कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि मेरे मोबाइल में कौन सा रिचार्ज है, कितना डाटा मिलता है, कब समाप्त होने वाला है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि हमारे पिछला बिल कितने रुपए का आया था, टैरिफ क्या चल रही है, मेरा मीटर चालू है या बंद है, हम देखते ही नहीं हैं। बिल में भी आ रहा है कि मीटर डिफेक्ट, हमें पढ़ाई नहीं है। जब बिल ज़्यादा हो जाएगा तब पता चलेगा, जब किसी को बताएंगे कि तेरा तो मीटर इसमें डिफेक्ट है, ख़राब है या बंद है। तो हमें अपनी समस्याओं के लिए अवलोकन भी करना चाहिए। केबल का भी अवलोकन करो, वो कहीं से ब्रेक तो नहीं है। अगर ब्रेक है तो उस पर वो चोरी का इल्ज़ाम भी आ सकता है हमारे ऊपर। इसलिए हम अपनी समस्याओं को देखें और उसकी उचित रिपोर्ट करते रहें। मैं तो अन्य लोगों की भी करता रहता हूँ और मेरे साथ भी कोई समस्या होती है तो मैं अवलोकन भी करता रहता हूँ। मीटर जल जाता है किसी कारण से तो डिस्कॉम वाले तो यही सोचते हैं कि वो कंज्यूमर की तरफ से जो गलती है उस कारण से जला है, लेकिन मैंने कई मीटर उस आधार पर फ्री में बदलवाए हैं। अगर मेरे पास कोई सूचना आती है कि यह साबित करना डिस्कॉम का काम है कि वह किसकी जिम्मेदारी से जला है।
और कंज्यूमर की जिम्मेदारी है तो पैसा ले सकते हैं, अन्यथा फ्री में बदलना चाहिए। इसके अलावा एक कनेक्शन 3 साल पहले स्थायी रूप से कट गया था, बिल चालू हो गया, 20-25 हज़ार रुपये पहुँच गया। मेरे पास कंज्यूमर आया, मैंने उसको शिकायत को लिया और उस शिकायत का समाधान कराया, ज़ीरो बिल करा दिया और एक नोटिस भी आ गया कंज्यूमर पे कि अब आपका बिल आगे नहीं आएगा। एक कनेक्शन 3-4 साल से कटा हुआ था, वो भी मेरे पास समस्या आई। तो मैं जितना जानता हूँ उतना तो सोच समझ लेता हूँ, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं सीप को फ़ोन करता हूँ कि उसमें टेक्निकल क्या सपोर्ट होगी, क्योंकि टेक्निकल जानकारी हमें कम रहती है। तो उस कनेक्शन को भी 3 साल पूर्व कटे हुए कनेक्शन को भी हमने शुरू कराया है ट्विटर के माध्यम से। उसमें एक बार तो जेईएन ने गलत रिपोर्ट डाल दी, वहाँ का वीडियो बना के डाल दिया कि हमने जोड़ दिया। मैंने कंज्यूमर से पूछा तो उसने बताया नहीं नहीं, ये तो किसी पड़ोसी का घर है मेरा तो जोड़ा ही नहीं है। फिर हमने लिखा दोबारा से, फिर उसका वीडियो उसने डाला जो असली कंज्यूमर था उसका जोड़ते हुए। गांव में क्या होता है, ट्रांसफार्मर जल गया, हम रिपोर्ट जेईएन को कर देंगे या लाइनमैन को बोल देंगे। अब क्या होगा, लाइनमैन कहेगा या जेईएन उस ट्रांसफार्मर को लेके आओ, तो हम लोग उसको उतारेंगे, ट्रैक्टर पर रख के ले जाएंगे। फिर या तो सेम डे वो दूसरा मिलता ही नहीं है, फिर उसका भाड़ा भी हमारा गया। फिर वो उधर से फ़ोन आएगा किसी दिन 8-10 दिन बाद कि आपका ट्रांसफार्मर आ गया। अरे बड़ी खुशी होती है हम लोगों को, अपना वाहन करके गए और फिर लेके आए। उसको चैन कुप्पी वाले को भी लाएंगे, कितना खर्चा है, खर्चा के अलावा जोखिम कितना है। मेरे गांव में पहली बार मेरा ट्रांसफार्मर जलने के बाद डिस्कॉम वाले लेके आए, उन्होंने शिफ्ट किया, मेरे कनेक्शन को उन्होंने पोल पे चढ़ के लाइनमैन ने जोड़ा। तो कई लोग ऐसे देख रहे थे कि ये क्या तमाशा हो रहा है। नहीं तो लाइनमैन तो नीचे रहता है, मंत्र पढ़ता है, हम जैसे लोग हैं ना वो पोल पे चढ़ जाते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो ये जोखिम है, हमें जोखिम मोल नहीं लेना चाहिए। जो भी बिजली की समस्याएं हैं उनका समाधान खुद इंजीनियर बनने की कोशिश न करें, और अन्यथा हमें जान भी गंवानी पड़ सकती है। और जो क्षतिपूर्ति मिलती है किसी पुर्जे की जो फूक जाते हैं या जनहानि की या धन हानि की, तो वह भी हमें उचित दस्तावेज पेश करने के बाद ही मिलती है। गांव में क्या होता है, किसी व्यक्ति की अगर मौत हो गई लाइट से, तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराने में इतनी दिक्कत आती है लोगों को कि अगर किसी ने सलाह दे दी ना तो उसको धक्के मार के दूर तक ले जाएंगे। अरे मेरा आदमी मर गया, तुझे पोस्टमार्टम भी पड़ी हुई है, वो हो जाता है। फिर 1 महीने बाद वो पूछते हैं कैसा अब मिल जाएगा क्या, तो वो पैसा मेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वो तो नहीं कराई है। तो जो जरूरी दस्तावेज हैं उनको तो पेश करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को डिस्कॉम से सहायता मिल सकती है। क्षतिपूर्ति तो एक तरह से जो व्यक्ति गया है उसके परिवार को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन कई वजह से वो राहत नहीं मिल पाती है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि किसी व्यक्ति को अगर इस तरह की हानि होती है उचित दस्तावेज होने चाहिए। मैं सीप के साथ मिलकर आगे भी इस कार्यक्रम में लोगों की सहायता करता रहूं, ऐसी मेरी आशा है। माननीय सनाड्या साहब जी का आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहता है, तो मुझे और प्रसन्नता होती है और आगे बढ़ने में मैं अपनी आपको धन्य समझता हूँ। धन्यवाद। एफआईआर भी उतनी महत्वपूर्ण जी बिल्कुल है, आपका पशु मरे चाहे इंसान मरे, जी। ये दोनों चीजें जरूरी है। एफआईआर तक तो कर देते हैं सर, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े लोगों को वो है समस्या। हाँ जी, वो घर वाला तो उसमें लगा रहता है रोआ पीटी में, लेकिन जो पड़ोसी होते हैं नहीं वो उसमें ऑब्जेक्शन करते हैं। मैं बोल रही हूँ कि भाई जो भी कोई कंज्यूमर होते हैं, अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई खुद को करना चाहिए, तो खुद को किसी को तो यही पता नहीं है कि मेरा नाम क्या है, मीटर में क्या रीडिंग आ रही है, क्या हो रहा है। तो ये मेरे पास काफी नॉलेज आती है कि मीटर में रीडिंग ही नहीं है, बिल इतना बड़ा आ रहा है। तो फिर वो बोलता है रीडिंग वाला 100 रुपये दे दो मैं कम करके चला जाऊँ, ये क्या प्रावधान है। और एक ये शिकायत आई है कि ऑटोमेटिक ही कनेक्शन कट जाता है और फिर कंज्यूमर जुड़वाने जाएगा तो 400-500 रुपये जमा कराओ फिर जुड़ेगा जी। तो सर वो 400-500 का तो उसका बिल ही आ रहा है बेचारा, 400-500 देके कैसे जुड़वाएगा। उसको बोलो, ये काफी शिकायतें आती है, किसी को यही पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लाइन वाला आएगा 500 रुपये दे दो मैं केवल डाल दूंगा, ये क्या शिकायत आपकी हर बार आती है जी। भाई। जो सक्षम आदमी है वो तो डायरेक्ट उनको पकड़ लेता है, तो गरीब आदमी है वो कहाँ ढूंढेगा।
तो अपने को एएन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो वो इसलिए तो उपभोक्ता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि तो सब तरह के उपभोक्ता है, किसी को ज्ञान ही नहीं है तो वो कैसे कर पाएगा। तो मैम अवेयरनेस का बिल्कुल एक है, लेकिन भाई खुद सक्षम है वो तो शिकायत लेके कहाँ आएगा, वो तो खुद ही करेगा ना। जो छोटे लेवल के आदमी है उनका भी ये जो आप चला रहे हो नहीं बहुत अच्छा चला रहे हो, इसके लिए हम सहयोग करने के लिए तैयार है जी ये जागरूकता के बारे में। जी। सुनीता यादव जी का प्रश्न है कि हमारे घर में बाहर से सप्लाई लाइन जा रही है, क्या उसको केबल में या अंडरग्राउंड किया जा सकता है या नहीं? तो अंडरग्राउंड तो सर आप उसमें तो स्पेसिफिक मौके की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कितना लोड है लाइन के ऊपर, किस साइज की केबल चाहिए। एक्चुअली इंडिविजुअल कंज्यूमर के बाहर लाइन को यदि केबल में करना जाता है तो फिजिबिलिटी के आधार पर एस्टिमेट बन जाएगा, एस्टिमेट पे करने के बाद में वो जी, लेकिन वो जहाँ से भी लाइन जा रही है वो एक सेफ डिस्टेंस पे होना जरूरी है, एज पर हाँ। जो भी टेक्निकल स्टैंडर्ड सीए के और इंजीनियरिंग के होते हैं उनके हिसाब से। सर एक ये भी प्रावधान है, जैसे गांव के अंदर जो आपके पोल लगी है लगी है उस पे कितने दिन बाद रिपेयर करना है या चेक करने का कुछ वैसे ही, जैसे भाई टेढ़ा होगा बोर्ड वाला नहीं है, आप 20 साल से लगे हैं 10 साल से लगे हैं, उसके बाद जो भी लाइनमैन है उसकी एक ड्यूटी होनी चाहिए कि भाई उसका कितना बदलना है वो तो नहीं, एक मेंटेनेंस शेड्यूल है साल में, जैसे हर चीज की एक बार तो मेंटेनेंस होती है। शहरों में तो दो साल में 2 बार मेंटेनेंस होती है, दीपावली पे मेंटेनेंस होती है, हाँ प्री मानसून मेंटेनेंस होती है, 2 बार मेंटेनेंस होती है शहरों में। तो गाँवों में रूरल एरियाज में नॉर्मली 1 बार मेंटेनेंस होती है लाइनों की। इसका RERC नॉर्म्स बने हुए हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन कोड है जिसमें इसके मेंटेनेंस के नॉर्म्स डिफाइंड है कि भाई ट्रांसफार्मर में क्या मेंटेनेंस होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक होनी चाहिए, कितनी चीज़ कितने पीरियड में चेक होगी, ऑयल लेवल चेक होगा, इंसुलेशन चेक होगा, ऐसे सब चीज़ों के नॉर्म्स हैं।